नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन ने शुरू कर रखा है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और उसमें साइंस का पार्ट। अभी तक आपके 5 जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, ये चैप्टर आपके पूर्णतया समाप्त हो चुके हैं। एक दो चैप्टर है जिनका टेस्ट बाकी है, वो टेस्ट भी हो जाएंगे आपके। और आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उत्तक, टिश्यू। देखिए क्या कहते हैं। समझने वाला टॉपिक है मित्रों। साइंस को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप पेपर में जो भी प्रश्न आएगा उसको हल ही नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से समझते हुए आज इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। और टोटल 11 टॉपिक हैं आपके फर्स्ट ग्रेड में, 11 चैप्टर दिए हुए हैं। तो बहुत जल्दी इस जो आपका सिलेबस है इसको समाप्त कर लेंगे अपन। जुड़े रहें और अपने मित्रों को साथ में जोड़े भी। देखिए उत्तक क्या है, पूरा पढ़ते हैं अच्छे से। प्यारे मित्रों, जब भी आप उत्तक की बात करते हैं तो उससे पहले बात करनी होगी आपको कोशिका की। कोशिका कहते किसको हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इन लिविंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड सेल। यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जो संरचना का निर्माण करे और अनेक प्रकार की शरीर में क्रियाएं करती है, वही आपकी क्या है? कोशिका है। यानी एक इकाई है शरीर की। थोड़ा सा समझते हैं इसको। कोशिका वास्तव में कैसे समझें इसको कि कोशिका क्या होती है। अरबों कोशिकाएं साथियों शरीर में आपके मौजूद होती हैं। अरबों कोशिकाएं। जैसे एक मकान का निर्माण करते हैं अपन, एक ही मकान का, तो आपको क्या चाहिए? ईंट चाहिए। वहां पर बहुत सारी ईंट हैं, वो आपस में जुड़ करके आपके मकान का निर्माण करती हैं मित्रों। ये आप सभी को विदित है। इन ईंटों के जुड़ने से आपकी दीवार बनती है और दीवार बनने से आपके जो मकान हैं, रूम हैं, उनका एक ढांचा तैयार किया जाता है। इस मकान में लगी प्रत्येक ईंट को आप कोशिका मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कोशिका। और जो आपका मकान है उसको मान सकते हैं शरीर। इसी प्रकार से शरीर है वो भी अनेक प्रकार की कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से बना होता है। और वो क्या करती हैं? आपके शरीर की संरचना का निर्माण करती हैं और अनेक प्रकार की एक्टिविटीज करती हैं। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब देखिए, जब कोशिकाएं बहुत सारी आपस में जुड़ जाती हैं, कोशिकाएं आपस में बहुत सारी जुड़ जाती हैं, तो आपके उत्तक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का। इसी को आपने नाम दिया टिश्यू। क्या नाम दिया? टिश्यू। और कोशिका को कहते हैं सेल। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और कोशिकाएं बहुत सारी जब आपस में जुड़ जाती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक जब आपस में मिल जाते हैं, उत्तक बहुत सारे उत्तक आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने से आपके अंग का निर्माण होता है। अंग यानी ऑर्गन। और इन अंगों के आपस में जुड़ने से, अंगों के आपस में जुड़ने से आपकी बॉडी या शरीर का निर्माण होता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि उत्तक कहा किसको जाता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, पूरी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। टॉपिक को शुरू करेंगे मित्रों, लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, कोशिका की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं। 2 कोशिकाएं आपके सामने हैं, एक जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका। इनकी स्ट्रक्चर आपके माइंड में फीड होनी चाहिए। ये जंतु कोशिका है आपकी और ये है पादप कोशिका। देखिए, कुछ पार्ट हैं जो जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होते हैं, हालांकि पादप कोशिका में वो पाए जाते हैं। जैसे कोशिका भित्ति है आपकी, कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से आपके गुणसूत्र हैं, ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, इसमें नहीं। और एक जो लवक है, एक लवक है,
ये भी जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। रिक्तिका है, ये रिक्तिका भी इसमें नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। तो एक बार रिक्तिका सॉरी इसमें पाई जाती है, देखिए यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति और हरित लवक ये जंतु कोशिका में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आपको अंतर मालूम है होना चाहिए। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, फिर भी आपको जानकारी तो कम से कम रखनी है। ये देखिए आउटर लेयर है जंतु कोशिका में, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। और इसके मध्य में जो कोशिका है, इसके मध्य में आपका होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक के मध्य में एक केंद्रिका होती है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही। गुणसूत्र हैं, कोशिका द्रव्य है, गोल्जी कोइल, लाइसोसोम, ये छोटी कक्षाओं में आपने पढ़े हैं। केंद्रक द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना है। बाकी कोशिका आपके डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है उत्तक है, तो उत्तक को ही पढ़ेंगे। ऊपर आपको जानकारी दी कि कोशिका से आपका उत्तक बनता है, और उत्तक जब मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण हो जाता है, और अंग बहुत सारे मिलेंगे तो आपकी बॉडी यानी शरीर का निर्माण कर लेंगे। अब शुरू करते हैं मित्रों आपका टॉपिक उत्तक। उत्तक यानी टिश्यू कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति, परिवर्धन व कार्य समान हो, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह है, जैसा ऊपर आपको बताया कि कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का। जिनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन, उत्पत्ति क्या हो? समान हो, परिवर्धन डेवलपमेंट और उनके कार्य ये समान हैं कोशिकाओं के, तो उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये तो है टिश्यू की परिभाषा। अब देखिए आगे, जंतु व वनस्पति उत्तकों के प्रमुख प्रकार यानी मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। एक ही प्रकार का उत्तक है, एक विशिष्ट कार्य करता है। उत्तकों को उनके परिवर्धन की अवस्था के आधार पर दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्धन यानी जिस प्रकार से वो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, डेवलपमेंट उनका देखा जाता है, उत्तकों का एक विशिष्ट कार्य करते हैं, और उनकी अवस्था के आधार पर उनको दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो आपका पादप उत्तक है और एक जंतु। पहला पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू, और दूसरा जंतु उत्तक यानी एनिमल टिश्यू। पादप उत्तक में फिर आपके प्रकार हैं। पादपों की बात हो रही है, पेड़ पौधों की बात की जा रही है, इसके भी प्रकार होते हैं। एक है विभज्योतक और एक है स्थायी उत्तक। देखते हैं इनको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब बात कर रहे हैं पादप उत्तकों की, और इसमें आपका पहला है विभज्योतक। देखिए क्या होता है विभज्योतक, किसको कहते हैं? पादपों में ये उत्तक सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी जहां पर एक्टिव वृद्धि ग्रोथ देखने को मिले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विभज्योतक ऐसा जीवित कोशिकाओं का समूह है जिसमें विभेदन पूर्ण नहीं होता है। आप विभेद नहीं कर पाते हैं पूर्णतया, उसमें विभेदन आपको पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है। ऐसी जीवित कोशिकाओं का एक समूह है विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कोशिकाएं विभाजन क्षमता युक्त होती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं। लगातार उनमें विभाजन देखने को मिलती हैं। विभाजन का मतलब क्या है? जैसे ये एक कोशिका है और यहां से इसमें एक नई कोशिका और पनप गई, यहां से एक कोशिका और नई पनप गई, यहां से एक कोशिका और बन गई, इसको कहते हैं विभाजन। तो सारी की सारी कोशिकाएं विभाजन क्षमता युक्त होती हैं, इनमें इस प्रकार की कैपेसिटी होती है और नई कोशिकाएं बनाती हैं। इनकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार होती हैं और कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। जब कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो इनके बीच में जो स्पेस रहना चाहिए वो नहीं होता है मित्रों। इस प्रकार से ये आपस में जुड़ी रहती हैं, आपस में किसी भी जो बीच में स्पेस है वो नहीं होता है इनके। एक ये कोशिका हो गई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, तो इनके बीच में स्पेस नहीं है, अंतर कोशिकीय।
यानी एक कोशिका के बीच में या दोनों कोशिकाओं के बीच में, इसको बोलते हैं अंतर कोशिक। इस उत्तक की कोशिकाओं का जीव द्रव्य गाढ़ा व केंद्रक बड़ा होता है। कोशिका की संरचना में आपने देखा कि जो आउटर लेयर है बाह्य झिल्ली है और एक बीच में होता है केंद्रक। बाह्य झिल्ली और केंद्रक के मध्य जो द्रव्य है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। केंद्रक और बाह्य झिल्ली जो जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, इनके बाहर एक झिल्ली होती है जो इसकी सुरक्षा का कार्य करती है कोशिका की। तो इन केंद्रक और बाह्य झिल्ली के मध्य क्या होता है? आपका जीव द्रव्य गाढ़ा, और केंद्रक क्या होता है? बड़ा। तथा कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिका भित्ति होती है आपकी ये जो बाह्य झिल्ली है इसके चारों एक पतली सी झिल्ली होती है। पादप में स्थिति के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के ये विभज्योतक। ये विभज्योतक की एक स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं आप। विभज्योतक थोड़ा सा देखिए इसको। शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये आपकी पर्णपत्ती है। अंतर्वैसी विभज्योतक और पार्श्वीय विभज्योतक, इनको पढ़ते हैं अच्छे से। शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल, यह स्तंभ व मूल के शीर्ष भाग में पाया जाता है। जैसे ये एक प्लांट है और ये प्लांट का जो ऊपर की तरफ, भूमि से ऊपर की तरफ पार्ट है, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। और मूल के शीर्ष का भाग, इसके शीर्ष का ऊपर वाला भाग में पाया जाता है, इसको कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, जैसा डायग्राम में आपने देखा ऊपर। तथा इस उत्तक के फलस्वरूप पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। तो एक तो हो गया आपका शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम, और एक है अंतर्वैसी विभज्योतक। यह वास्तव में शीर्ष विभज्योतक का ही भाग है, परंतु स्थायी उत्तकों के बीच में आ जाने से यह शीर्ष विभज्योतक से अलग हो जाता है। यह उत्तक घास है वह अन्य एक बीज पत्री पादपों की पर्व है, उसके आधार पर स्थित होते हैं। इनके कारण पादप के स्तंभ के पर्व की वृद्धि होती है। और एक है आपका पार्श्वीय विभज्योतक। थोड़ा सा डायग्राम को दिखाते हैं, देखिए आपको, दोबारा से देखिए आप ये डायग्राम देखिए आप। देखिए एक तो आपका शीर्षस्थ विभज्योतक हो गया, स्तंभ का ऊपरी या शीर्षस्थ भाग, एक प्रण यहां से जो पत्ती निकली रहती है उसको प्रण, और ये अंतर्वैसी ये पार्ट है, इसको बोलते हैं अंतर्वैसी। और एक है पार्श्वीय विभज्योतक, ये यहां से जो है नीचे नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पार्श्वीय विभज्योतक। तो ये ध्यान में रखें डायग्राम। गए है इसमें पार्श्वीय विभज्योतक है। पार्श्वीय, जैसे मित्रों ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है, और इसका जो बाहरी भाग है, ये दोनों साइड में ये जो बाहरी भाग है, इसी को बोलते हैं पार्श्व भाग। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व भाग। और इन भागों में ये विभज्योतक आपका स्थित होता है, चाहे जड़ की बात की जाए या स्तंभ की बात की जाए। ये स्तंभ वाला पार्ट, और नीचे की तरफ है ये जड़ वाला पार्ट। जड़ में भी पार्श्वीय भाग होते हैं बाहर की तरफ। तो इन भागों में स्थित होती है आपकी पार्श्वीय विभज्योतक। इस उत्तक की क्रिया के फलस्वरूप स्तंभ व जड़ की मोटाई में वृद्धि आपको देखने को मिलती है। मोटाई में क्या हो जाती है? वृद्धि। किसके कारण? इसी उत्तक के कारण। उत्तक क्या करेगा? लगातार इसमें कोशिकाएं जुड़ती रहेंगी, और कोशिकाएं जुड़ेंगी तो फिर क्या होगा? इनकी मोटाई में वृद्धि होगी। अब देखिए मित्रों, आगे प्लांट की बात कर रहे हैं। इसमें अपन ने 2 उत्तकों की बात की, एक विभज्योतक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। दूसरा देखिए अब परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक है ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें विभाजन की क्षमता सामान्यतः नष्ट हो जाती है, यानी विभाजन देखने को ही नहीं मिलता है, बहुत कम होती है, उसको कहते हैं स्थायी उत्तक। आपने सुना होगा कि यार ये तो कोरा ठूंठ बन गया है किसी पेड़ पौधे के बारे में, यानी
कभी कभी जैसे कोई खेजड़ी है, आपने देखा हो, उसका स्ट्रोंग पार्ट जो तने वाला भाग है, उस पर आपने कोई कली का या कोई पत्ती देखी है क्या? नहीं देखते हैं वहां पर। वो बन जाता है स्ट्रोंग पार्ट, एकदम स्थायी। उसको कहते हैं स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। और अगर डिवीजन हुआ, लगातार विभाजन उनमें देखने को मिला, तो उसको कहते हैं विभज्योतक। ये ध्यान में थोड़ा सा अंतर है इनमें, ज़्यादा फंसना नहीं है इनमें। आप पेड़ पौधों में थोड़ी सी अपनी इस टॉपिक को देखते हुए उन पर नज़र बनाए रखें। विभज्योतक का मतलब विभाजन हो रहा है उसमें, लगातार कोशिकाएं जुड़ रही हैं, और कोशिकाएं जुड़ने के कारण उसका आकार बढ़ रहा है। लेकिन स्थायी उत्तक में क्या है, कोरा ठूंठ बन के रह गया है। अब उसमें हालांकि उसका जो आकार है वो बढ़ता रहता है, लेकिन जो पार्श्व विभाजन है बाहरी तरफ, वो कम देखने को मिलता है। वहां से क्या हो जाता है, सख्त और स्ट्रोंग हो जाता है, तथा वृद्धि कर निश्चित आकार व आकृति की हो जाती है। वह पादप शरीर के विशेष कार्य को करती है। स्थायी उत्तक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। देखिए, सिंपल टिश्यू यानी समान उत्पत्ति, आकार व कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं से आपका सरल उत्तक बनता है। उत्पत्ति क्या है, समान है, उनका आकार भी सेम है, और कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं से आपका क्या बनता है, सरल उत्तक। सरल स्थायी उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें भी देखिए फिर प्रकार हैं। स्थायी उत्तक के दो प्रकार, सरल और जटिल। फिर सरल उत्तक की बात करें, सरल स्थायी उत्तक में आपके तीन प्रकार हैं, एक मर्दूतक, एक स्थूल कोणात्मक और एक दृढ़ोतक। पहले बात करते हैं पेरेनकाइमा की, मर्दूतक की। यह पादपों में बहुतायत से पाए जाने वाला उत्तक है। इसकी कोशिकाएं समव्यासीय यानी जिनका समान व्यास हो, वह गोलाकार होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान। जैसे ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं इस प्रकार से, ऐसे प्रकार से, तो ये जो बीच में इनके गैप दिख रहा है यानी अंतर कोशिकीय स्थान। जब आपस में कोशिकाएं जुड़ती हैं तो इनके बीच में जो स्थान रहता है उसी को बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। किसमें, मर्दूतक में। और इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की। सेलुलोज का पाचन आमतौर पर मनुष्य में नहीं हो पाता है, जीव जंतुओं में पाचन इसका हो जाता है, इसीलिए घास का सेवन करते हैं। और घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है आपका। ये सेलुलोज है क्या, कार्बोहाइड्रेट है। मर्दूतक पादप के कोमल भागों में पाए जाते हैं। पादप के वे भाग जो कोमल हैं, लचीले हैं, उनमें आपका पाया जाता है मर्दूतक, तथा खाद्य संग्रह का कार्य करते हैं। जब मर्दूतक कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं तब इन्हें हरित उत्तक कोलेरेन कायमा कहते हैं। वह यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हरित लवक क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और ये मर्दूतक कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कोलेरन कायमा। हरित उत्तक पाए जाते हैं इसलिए प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करेंगे, क्योंकि जो हरी वस्तुएं हैं वो प्रकाश का क्या करती हैं, प्रकाश को ग्रहण करती हैं, अवशोषित करती हैं, अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। ये अंतरकोशिकीय स्थान देखिए, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखा भी दिया है। इस प्रकार से ये जो गैप है बीच में, इसी को कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान, यानी आपस में कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं और इनके बीच में जो गैप है, ये मर्दूतक है आपका। इसके बाद में देखिए, बहुत ही आसान है, आराम से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा है स्थूल कोणीय उत्तक, कोलेन कायमा। इस उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, अंडाकार या बहुभुजाकार, और इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थल के सामने के कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है। जहां पर ये अंतर कोशिकीय स्थल बनते हैं, जहां पर आपस में ये कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से, उनके सामने के कोणों पर कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। किसमें, स्थूल कोणीय उत्तक में।
और यह मोटाई कोणों पर सेलुलोज व पेक्टिन के जमाव के कारण होती है। यह उत्तक पादप अंगों को लचक में दृढ़ता, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, यानी लचक उनमें देखने को मिलती है। जो जिन अंगों में ये पाए जाते हैं स्थूल कोण उत्तक, उनमें ये देखिए स्ट्रक्चर इसमें बताई भी है। स्थूल कोणे उत्तक है, ये आपस में कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, यहां से इस प्रकार से, और जहां से जुड़ती हैं वो स्थान क्या है, थोड़ा सा मोटा है। यहां से जैसे यहां से जुड़ी तो ये स्थान क्या है, थोड़ा सा मोटा है। मोटे का कारण क्या है, यहां पर सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव है। सेलुलोज और पेक्टिन का जमाव किसमें, स्थूल कोणे उत्तक में, तो ये ध्यान में रखें। अब एक और पढ़ते हैं, ये दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा। नाम थोड़े से अटपटे जरूर होंगे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए कि यार ये कैसे नाम दे रखे हैं, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं मित्रों। दृढ़ोत्तक, इस उत्तक की कोशिकाएं प्राय लंबी, संकरी, नुकीले सिरों वाली होती हैं। कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अधिक जमा होने के कारण कोशिका भित्ति समान मोटाई की काफी मोटी हो जाती है। ये याद रखें, लिग्निन का जमाव इसमें देखने को मिलता है। ये पदार्थ हैं, बस इतना ही ध्यान में रखें, ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह आपसे कोई नहीं पूछेगा कि दृढ़ोत्तक में जो लिग्निन जुड़ा है वो क्या है, ऐसा नहीं पूछेंगे। प्रौढ़ अवस्था में इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं रहता है, प्रोटोप्लाज्म। यह उत्तक पादप के कठोर भागों में पाया जाता है तथा यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी उसको खड़े रहने में, पौधों को खड़े रहने में, कठोर भागों में। जीव द्रव्य थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोशिका है, इसके मध्य में केंद्रक है, बाहर की तरफ बाह्य झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में दो जो द्रव्य पाया जाता है वही आपका जीव द्रव्य है। इसमें लिग्निन का होता है। दृढ़ोत्तक में आपका 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट देखिए आपने पढ़े हैं। एक मृदुतक है, मृदुतक में सेलुलोज जो भित्ति है वो सेलुलोज की, और उसमें सेलुलोज और पेक्टिन की, किसमें, स्थूल कोणात्मक में, और दृढ़ोत्तक में लिग्निन की। ये तीनों ही याद रखें। बाकी आगे का पार्ट क्या दे रखा है थोड़ा सा देखते हैं। जटिल उत्तक ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है मित्रों, बस पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया आपने, इनको अच्छे से देखें, जो समझाया गया है उसको आप कॉपी में लिखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं, पुनः और सरल उदाहरणों के द्वारा इसको समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।